नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक दिन लाइव सेशन रखने वाले हैं और करंट अफेयर्स के अंदर जो है आपके मेंस एग्जाम को लेकर थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों को काफी समय से इस सेशन का इंतजार था और अब कंटिन्यू जो है मंदरईस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी को प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर सेशन से। और इसके अंदर आज की क्लास में जो है हम जैव विभिन्नता और एनवायरनमेंट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले जैव विभिन्नता और एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है मेंस में, प्रीलिम्स में बार बार रिपीट होते हैं और थोड़ा सा इनको पढ़ने में जो है अपन को बहुत ज्यादा संकोच सा महसूस होता है। इसका कारण है क्योंकि वर्तमान समय के जो स्रोत हमारे पास जो अवेलेबल है वो अभी उस तरीके के नहीं बनाए गए हैं जिस प्रकार से कि यूपीएससी बोर्ड को चाहिएगा। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए और मैं आपको प्रत्येक लाइव सेशन के अंदर इन चीजों का एनालिसिस करवाऊंगा कि कौन से पेपर में और कौन से सब्जेक्ट का और कौन से टॉपिक से और कौन से बुक से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। और ये लगातार जो प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, उनके अंदर ये बार बार ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो उन्हीं पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, ये टॉपिक जो है शुरुआत में जिस प्रकार से मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि सबसे पहले आपका सिलेबस जो है, आप हमेशा से सिलेबस को सामने रखकर पढ़ेंगे और सिलेबस को, टॉपिक को जो है आप उसके साथ में दौरान के साथ में, या फिर आपका जो मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बैच प्रारंभ किया था उसमें जो आपको नोट्स बनवाए हैं उनमें भी अगर आप साथ साथ उनको लिंक करते चलेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिएगा, तो आज का टॉपिक है हमारा बांध अवसाद के कारण जो जल संकट आ रहा है, यानी कि बांधों के अंदर जो अवसाद पैदा हो रहा है उसके कारण जल संकट आने वाले समय में हो सकता है। तो उस चीज को लेकर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जो ये टॉपिक आपका किसका है, जैव विभिन्नता और एनवायरनमेंट का है, साथ ही में ये ज्योग्राफी को भी कवर करता है। तो इसमें देखिएगा मेंस के अंदर कौन कौन से पेपर में हो सकता है, प्रीलिम्स में किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि ये टॉपिक जो है जीएस पार्ट थर्ड, यानी कि आपकी जीएस पार्ट थर्ड है उसका टॉपिक है, जिसके अंदर आधारिक संरचनाएं जो है उससे रिलेटेड टॉपिक है। आपदा प्रबंधन आपकी इसमें सम्मिलित की गई है, यानी कि दोनों से रिलेटेड ये टॉपिक है। तीसरी बात यह है कि इसमें देखिएगा सामान्य अध्ययन, यानी कि जीएस पार्ट 2 जो आपका है, जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, यानी कि सरकार अपने लिए क्या काम करती है और सरकार किस प्रकार की नीतियां बनाती है, उन पर हम बात करेंगे। तो इन सब चीजों को रिलेटेड और इन सब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो आइएगा, इस सेशन के अंदर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं अब तक। तो देखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में वर्तमान समय में जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से देखिएगा अवसाद डिजाइन, यानी कि अवसाद की जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग का मतलब है कि उसका आकार प्रकार किस प्रकार का है, ठीक है। तो उस चीज की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु से रिलेटेड है। केंद्रीय जल आयोग का काम क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं और ये सारे जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स की दृष्टि से आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा मेंस में किस प्रकार का सवाल इसको बन सकता है आने वाले समय में, और जो अब तक पूछे जो गए जो सवाल है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को चीजों के बारे में भी जिक्र करूंगा। तो देखिएगा, अगर आपको पता है कि मेंस एग्जाम के अंदर सवाल जिस प्रकार से जीएस पार्ट थर्ड के अंदर और जीएस पेपर 2 के अंदर, यानी कि दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो दोनों से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है सीधा सीधा कि जल संकट के बारे में पूछ सकता है और बांध का अवसाद क्या है और अवसादन क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसके सकारात्मक कारण क्या हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मैं एक ही क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी अपन कवर कर लें। देखिएगा, तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, इस विषय के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। वर्तमान समय में ऐसा क्या हुआ कि ये चर्चा में आ गया। तो देखिएगा, इस चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जलीय पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जो है संयुक्त राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जो है लगभग कितने हजार, यानी कि 50,000 से भी ज्यादा बड़े बांध बनाए गए हैं, जो कि वर्ष 2050 तक 24 यानी कि 24 से 28% लगभग जल भंडारण की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि उनमें निरंतर अवसाद हो रहा है। यानी कि लगभग एक एवरेज बताया गया है, और ये एवरेज किसके द्वारा बताया गया है, जल और पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए संयुक्त एक राष्ट्रीय संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा एक चीज बताई गई है, एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि लगभग 50,000 से भी ज्यादा जो है बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, जिनकी भराव क्षमता बहुत ज्यादा है, बड़े बांध है। तो उन बांधों को अंदर अगर हम बात करें तो 2050 तक लगभग जो है उन बांधों के अंदर 24 से 28%, यानी कि 28%
तक का क्या है उसमें भराव हो जाएगा। यानी कि अवसादन का मतलब होता है कि जल के साथ में जो चीजें बहकर आती है वो उसकी जो जल भराव जो क्षमता है उसको कम करती है। और निरंतर आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से परत पे परत जमती हुई चली जाती है, तो उस प्रकार से 28% हिस्से को जो है ये कवर करेगा लगभग। तो इस चीज को देखते हुए जल भंडारण जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए सरकार क्या नीतियां बनाती है और सरकार क्या काम करती है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्रीय संस्थान जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई है। चलिएगा आगे हम इस टॉपिक को समझते हैं कि आज की चर्चा में ये विषय क्यों बना हुआ है। तो देखिएगा, अवसादीकरण के कारण जो है इन जलाशय जो बांध होते हैं इनके जल भंडारण की क्षमता में पहले से जो लगभग है, यानी कि पहले जो जल भराव क्षमता होती थी उसमें वर्तमान समय को अगर अपन देखें, ये तो 2050 का आंकड़ा हो गया कि 28% के लगभग जो है 30% के लगभग जो है जल स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बांधों के अंदर अवसाद इतना जम जाएगा कि उससे जल नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और जलों का जो भराव क्षमता जो जल है, यानी कि बांधों के अंदर जो भराव क्षमता है वो कम हो जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में क्या इसकी परिस्थिति क्या है, तो वर्तमान समय में इसको 13 से 19% का एक आकलन दिया गया है कि 13 से 19% लगभग जो है वर्तमान समय में अवसाद भर चुका है बांधों में और पानी की कमी आ चुकी है। इसके बाद में देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, पनामा जैसे देश की बात करें, आयरलैंड की बात करें, जापान की बात करें, सेंसियस वर्ष के अंदर जो है इन्होंने बताया है, एक अनुमान बताया गया है कि 2050 तक अपनी मूलभूत जो क्षमता है इसमें से 35 से 50% तक का हिस्सा जो है ये लोग क्या कर चुके होंगे, यानी कि 50% ही मात्र ये जल जो है भंडारण कर सकते हैं। इतना जल तो क्या कर सकते हैं, यानी कि जल निकासी करनी पड़ेगी। तो जल भंडारण की क्षमता इतनी कम हो जाएगी, एक मानव अनुभव है और वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक अनुमान लगाया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसका बिल्कुल ये सही आंकड़ा आपके सामने है वर्तमान समय में। अब देखिएगा, बांधों के संदर्भ में जो अवसादीकरण होता है वो क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे मेन चीज यही है कि संदर्भ और अवसादीकरण। अब मेंस के अंदर आपको जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको टॉपिक की जरूरत पड़ती है। अब मैंने कई बार आपको जो है फैक्ट की दृष्टि से लगभग मैंने पढ़ाया है, जिनमें से आप लोग कहते हैं कि सर इसमें टॉपिक क्या होगा, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करें। और थोड़ा सा बांध, ये जिस प्रकार से हम बांधों का टॉपिक ले रहे हैं तो इसके अंदर देखिएगा आप टॉपिक और क्रमवार तरीके से मैंने जो है इसका पीडीएफ तैयार किया है, टाइपिंग पीडीएफ तैयार है, और इसके आधार पर आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो देखिएगा, बांधों के अंदर जो अवसादीकरण होता है वो बांधों के तल में जो है रेत और बजरी और गाद जो होती है, यानी कि अवसाद के रूप में क्या हो जाती है, जम जाती है। यह अवसाद समय के साथ में जमाव होता रहता है और इसके बाद में जलाशय संग्रहण जो भंडारण है वो उसकी क्षमता कम हो जाती है। जलाशय की क्षमता बनाए रखने के लिए यानी कि निष्कासन, यानी कि नमक की एक प्रक्रिया के माध्यम से अवसाद को हटाने का आवश्यकता होती है, यानी कि उसको हटाया जाना चाहिए। इसके बाद में एक निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिएगा, निष्कर्ष और इसकी डिजाइनिंग, यानी कि बांधों की डिजाइनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए कि ताकि ये अवसाद जो है उसमें भर ना सके और इसके कारण भराव क्षमता जो है कम ना हो। तो इसके लिए ये बताया गया है कि किसी जलाशय के तल पर जमी रेत या बजरी या गाद जो है या फिर तलछट जो है उसकी हटाने की एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया जो है कार्य विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से देखिएगा, ड्रेज मशीन के द्वारा एक यंत्र होता है जिसको हम ड्रेजिंग कहते हैं। ड्रेजिंग एक ऐसा यंत्र होता है जिससे अवसाद या तलछट को जो हम बाहर निकाल सकते हैं। उच्च दाब वाले जल के साथ में जो जेट के साथ में जो है हाइड्रोलिक डिजाइनिंग के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं कि तालाबों के अंदर या फिर बांधों के अंदर जो अवसाद बढ़ता है उसको भी अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, यानी कि डिजाइनिंग और इसका निष्कर्ष। अब आप समझ गए होंगे कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, ये चीजें आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्रमवार तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी होती है ताकि आपको बेहतरीन अंक प्राप्त हो। आगे चलते हैं। आमतौर पर जलाशय से निकाली गई जो सामग्री होती है उसको उपयोग जो है निपटने के लिए अन्य स्थानों पर किया जाता है। यानी कि ये बात तो हो गई एक तरफ है कि चलो आप बांध से तो बाहर निकाल दोगे उस मलबे को, लेकिन उसका उपयोग क्या करोगे, उसको बाहर कहां रखोगे या फिर उसको बाहर कौन सी जगह पे डाला जाए। यानी कि वो जो तलछट है, जिस प्रकार से बजरी है, मिट्टी है तो या गाद है, तो उसको अपन कहां डालेंगे, तो उस चीज को लेकर देखिएगा। अवसादन का कारण सबसे पहले हम जान लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका निष्कर्ष आगे हम देख लेंगे। तो देखिएगा, अवसादीकरण का कारण क्या होता है। बांधों के ऊपरी क्षेत्रों में जो भूसरण होता है, यानी कि बांधों के ऊपर जो भूमि होती है, उस भूमि के अंदर से जो बांध होता है उसके ऊपरी क्षेत्रों में क्या होता है कि भूसरण होता है और इसके कारण मृदा जो है पत्थर आदि जलाशय के अंदर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। यानी कि पानी के बहाव के साथ में जो मिट्टी आती है, जो पत्थर आते हैं, जो कंकर आते हैं, वो सब आकर क्या कर जाते हैं, बांधों के अंदर जम जाते हैं। इसके कारण होता है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर जो है, यानी कि अपवाह, यानी कि ये तब तक होता रहता है जब तक जमीन की जो क्षमता होती है उसमें अधिक पानी नहीं होता हो। यानी कि जमीन की जो क्षमता होती है उसका पानी का बहाव जो है वो तब तक जमीन जो है, यानी कि मिट्टी जो है कट करके जाती रहती है जब तक
उसकी भराव क्षमता यानी कि लेवल पूरी नहीं आती है, तो वो आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसका ऊपरी जो हिस्सा होता है, उसमें से ही वो मिट्टी आती है। तो उस चीज के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो देखिएगा इस चीज को देखते हैं। दूसरा क्या कारण हो सकता है, यानी कि पहला कारण तो ये हो गया कि इस कारण से जो है अवसाद बढ़ता है, चलेगा। इसके बाद में दूसरा कारण क्या हो सकता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी दूसरा कारण यह है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है कि देखिएगा, अपेक्षा और अपर्दन जो है जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अवसादन की प्राकृतिक रूप से ही हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से भी ये हो सकता है। और तीसरा कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिसके अंदर अधिक तीव्र और व्यापक वर्षा के कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है, तो इसके कारण भी जो है इस प्रकार से अवसाद का संचयन होता है। इसके बाद में वनों की कटाई के कारण आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अपर्दन को रोकने में वन जो है अपनी मदद करते हैं। इसके बाद में बांधों की खराब प्रबंधन, ये सबसे मेन चीज है कि बांधों को खराब प्रबंधन भी होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि कई बार जो बांध बनाते हैं या कई इंजीनियरिंग जो है बांधों का निर्माण करने से पहले वहां का जो सर्वे किया जाता है, जिस टीम के द्वारा सर्वे किया जाता है, उस टीम के द्वारा ये जिम्मेदारी ली जाती है कि संपूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति को या फिर विशेष प्रकार से वनस्पति को या भूमि को कोई नुकसान ना हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका जो अनुमान है या फिर उनका जो अनुभव है वो वहां पर कम काम कर पाता है और उससे नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें देखने को प्रबंधन का काम आ गया, यानी कि बांध का खराब प्रबंधन, यानी कि ये टॉपिक को अपन रिलेटेड करेंगे सरकारी नीतियों के आधार पर। यानी कि ये जिम्मेदारी किसकी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि बांध का निर्माण कौन करवा रही है, सरकार करवा रही है, और सरकार के द्वारा जो कमेटी भेजी गई है उस कमेटी की देखरेख में ये काम होता है। तो जिस प्रकार से वो काम हो रहा है, तो इसके लिए दोषी किसको ठहरा सकते हैं हम, सरकार को। तो ये इस प्रकार से सरकार की नीतियों के अंतर्गत आप ये चीज लिखोगे। अब देखिएगा, आपने एक क्वेश्चन लिखा, यानी कि जैसे बांधों के बारे में मैंने बताया कि बांधों के अंदर अवसाद किस प्रकार से होता है, तो इसमें देखिए मैंने कितने क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को बताया है कि इसमें सरकार की नीतियां भी शामिल है, सरकार को भी हमें इन्वॉल्व करना है, साथ ही में एनवायरनमेंट को हमने इन्वॉल्व कर दिया, साथ ही में अपनी यानी कि मानव जो है उसको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। क्योंकि मानव भी क्या करता है, कई बार जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें गंदगी कर देता है या फिर उसके कूड़ा कचरा जो है उसको भी उसके ऊपरी क्षेत्रों में डाल देता है, तो वो बहाव के साथ में जो है वो बांध की तरफ चला जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो इस कारण से अवसाद की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिएगा, अब बांध के अवसादीकरण के जो परिणाम होते हैं, ये क्या परिणाम आएंगे, यानी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है आने वाले समय में, इस चीज को भी आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो देखिएगा, जलाशय की कम जो जल भंडारण क्षमता है वो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कम हो जाएगी, यानी कि ये जाहिर सी बात है, जैसे ही बांधों के अंदर अवसाद बढ़ जाएगा, तेज बारिश होगी, जैसे ही बारिश होगी तो उसमें जल नहीं आएगा, तो उसके बाद में जल अगर निकास के लिए जल को जगह चाहिए, तो जब जल निकास होगा और जल बाहर निकलेगा तो वहां के आसपास के लोग जो झोपड़ी पट्टियों में रहते हैं या फिर उसके निचले वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें रहते हैं, तो उन लोगों को जाहिर से रूप से क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो यही होता है कि आवास का ह्रासकरण हो जाएगा, यानी कि वहां के लोगों को स्थानांतरण करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बांध टूटने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे ही अवसाद बढ़ जाएगा पानी की मात्रा जो है, पानी की जो क्षमता है वो घटती चली जाएगी, उसके बाद में जैसे ही पानी ज्यादा आएगा, पानी का बहाव ज्यादा आने के कारण बांधों का टूटना निश्चित है। तो ये चीजें हो सकती है। इसके बाद में देखिएगा इकोनॉमिक्स रूप से, ये तो हो गए इन्वायरमेंट की बात, यानी कि इन्वायरमेंट के माध्यम से पर्यावरण के अंदर देखिएगा मानव को और दूसरी इन्वायरमेंट को, दोनों को नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से देखिएगा आर्थिक रूप से क्या नुकसान हो सकता है, उस चीज को भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा, तलछट हटाने के लिए, रखरखाव करने के लिए ड्रेजिंग की लागत जो है में वृद्धि होगी लगभग। उसके बाद में कम जल प्रवाह के कारण जल विद्युत का उत्पादन की क्षति होगी, यानी कि उन सब चीजों को निकालने के लिए क्या होगी, लागत तो लगेगी सही, ठीक है। इसके बाद में कृषि, सिंचाई और उद्योग के लिए जल आपूर्ति में भी कमी हो जाएगी अगर अपन इस प्रकार से काम करेंगे। मछली पकड़ने और नौका विहार जैसे मनोरंजनिक गतिविधियों के प्राप्त राजस्व में यदि जलाशय में इन गतिविधियों को सक्षम नहीं होती है तो देखिएगा आर्थिक रूप से भी क्या हो सकता है, यानी कि अवसादीकरण का परिणाम यह है। पहली बात क्या है, यानी कि जो रखरखाव की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, कम जल मिलेगा और जल का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। और आपको पता है कि नदियों के माध्यम से जो जल, बारिश का जो जल है वो प्रवाहित होकर कहा चला जाता है, समुद्रों में, और समुद्रों में जाने के बाद में वो किसी भी योग्य नहीं होता है। तो इसी कारण से जल स्तर घट जाएगा आने वाले समय में। तो बांधों का निर्माण इसलिए किया जाता है प्रमुख रूप से कि जल स्तर को बढ़ाया जाए, और जब भूमि का जल स्तर ही घट जाएगा तो फिर मतलब क्या है, यानी कि समुद्री जलों के अंदर उसका विलय हो जाएगा। तो इसी कारण से क्या होगा कि जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी क्या हो जाएगी, घटित, यानी कि घट जाएगी। अभी आप थोड़े दिनों पहले मैंने आपको कवर करवाया था करंट अफेयर्स लाइव सेशन के अंदर कि जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हैं कभी कभार, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि विद्युत का उत्पादन के लिए जो है कोयलों की मात्रा घटती जा रही है, इसलिए बिजली, गवर्नमेंट जो है
विद्युत को जो है यानी कि बिल के ऊपर आपको पता है कि खर्चा बढ़ाती जा रही है कंटिन्यू, तो इस प्रकार से तो ये चीजें हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा, यानी कि जल विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो इस कारण से क्षति हो जाएगी। इसके बाद में तीसरा कारण यह है कि सिंचाई के लिए आपको जल पर्याप्त नहीं मिलेगा। अगर भूमिगत जल आप अगर स्टोर नहीं करेंगे, यानी कि भूमि का जल अगर स्टोर नहीं होगा, तो फिर सिंचाई के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये आर्थिक रूप से क्या हो सकती है, यानी कि समस्याएं हो सकती है। ठीक है, जल की आपूर्ति कमी हो जाएगी। तीसरी बात या चौथी बात अगर हम बात करें, तो चौथा पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जिस प्रकार से मनोरंजन के लिए यानी कि जल, अभी आप लोगों को पता है कि हम गर्मी का समय होता है या फिर वर्तमान समय का दौर आप लोग देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से लोग जो है गोवा की तरफ क्यों चले जाते हैं, कहीं पर समुद्रों के किनारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, कई बार अपन बांध या झील का निर्माण करते हैं, तो वहां पर पर्यटकों के रूप में लोग देखने को मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, और आप स्वयं भी उन चीजों को देखने के लिए जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें क्या है, यानी कि इकोनॉमिक स्रोत के आधार पर ये चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वहां पर मछली का व्यापार रुक जाएगा, ठीक है, उसके साथ में वहां पर पर्यटक रुक जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वहां के लोगों का जो है आर्थिक सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, यानी कि ये इसके दुष्परिणाम है। इसके बाद में देखिएगा एक तीसरा टॉपिक आपके मैंने लिखा है इसमें कि बांध की संरचना और टरबाइन की जो क्षमताएं होती है। टरबाइन आप लोग समझते हैं कि विद्युत का उत्पादन करने के लिए टरबाइनों का उपयोग किया जाता है। तो वो जो उनकी जो बांध की संरचनाएं हैं और टरबाइनों की जो गति है, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि धीरे धीरे अगर मान लीजिए जिस प्रकार से बांध में पानी नहीं रहेगा, तो विद्युत बनाएंगे कैसे, यानी कि टरबाइनों का उपयोग क्या होगा, यानी कि टरबाइनों का उपयोग क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर जब विद्युत उत्पादन नहीं होगा तो टरबाइन क्यों लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आगे इसमें देखते हैं कि देखिएगा जलाशय की तट पर जो है तलछट के संचय बांध का नींव की सड़न के कारण जो है बन सकते हैं, जो संरचनात्मक ढांचे को कमजोर कर सकती है, जोखिम बढ़ सकता है। इसके साथ में तलछट जो है उसके अंदर टरबाइनों को रोका जा सकता है, यानी कि रुक जाती है। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता को कम कर सकते हैं या फिर कम हो सकती है। इसके बाद में तलछट जो टरबाइन है उसके ब्लेड के ऊपर जो है घर्षण होगा और घर्षण उत्पन्न करने में समस्या हो सकती है। ठीक है, तो वो समस्याएं हैं सारी चीजें। इस प्रकार से देखिएगा जल पारिस्थितिक तंत्र को भी जो है इस प्रकार से मददगार बनाए रखने के लिए, और खराब प्रबंधन के कारण पोषण की जो संबंधित असंतुलन है वो भी गतिविधियां बढ़ जाएगी। इसके बाद में जिसमें बांधों का जलाशय के अंदर जो है व्यवधान हो जाएगा। इसके बाद में साथ ही में निचले क्षेत्रों के स्थिति जो है आवाज के रूप में क्षति पहुंचाने लग जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से आगे की राहें क्या है, उन चीजों के आधार पर हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है और गवर्नमेंट को किन मद्देनजरों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप एक सिविल सेवक हो और सिविल सेवक का एग्जाम देने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हर टॉपिक का आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू आपको पता होना चाहिए, सरकार की तरफ से। और सरकार को नहीं बल्कि आप खुद सरकार हो गए, क्योंकि जिस दिन आप सिविल सेवक बन जाएगा उस दिन आप खुद सरकार का हिस्सा हो, और आप ही के द्वारा और आप ही के विचारों से जो है बहुत सारे काम ऐसे होंगे। तो आपको एक सजेशन देनी है, और सजेशन के आधार पर आप लोगों को देखिए क्या क्या होना चाहिए आपकी सजेशन, कि जिस प्रकार से देखिएगा इस चीज को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, यानी कि ऐसे बांधों में अवसाद भरने से कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर अपन को विचार करना है। या फिर आपकी विचारधारा क्या है, मतलब ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है कि जिस प्रकार से इतनी इतनी कमजोरियां है, इतने इतने नुकसान है। अब इसके पॉइंट क्या हो सकते हैं, प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखिएगा एक सिविल सेवक होने के नाते आप लोगों को ये राय है आप लोगों की तरफ से कि देखिएगा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जानी चाहिए। कमजोर संरचना वाले क्षेत्र की शरण और अन्य संबंधित मुद्दों का समाधान के लिए बांधों को नियमित रूप से निरीक्षण और निगरानी करना आवश्यक हो गया है, और इसी दृश्य का निरीक्षण और उपकरणों को आधारित निगरानी दोनों शामिल की जाती है। जैसे कि संचालन है तो बांध की नींव की निगरानी की जाती है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहां से यानी कि कमजोर है, कौन सा क्षेत्र है, कहां से इसमें ज्यादा अवसाद आ रहा है, कहां पर पेड़ों की कमी है। यानी कि इसके लिए आप एक सजेशन दे सकते हैं इन्वायरमेंट की तरफ से। अगर अपन जोड़ेंगे इन्वायरमेंट का एक टॉपिक इसमें अपन जोड़ लेते हैं, हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा कि जो बांधों के ऊपरी जो क्षेत्र है, जिस पर मैंने बताया कि बांधों की ऊपरी सतह से जो है अवसाद ज्यादा आता है, लगभग 23-24% जो हिस्सा है अवसाद का वो लगभग उसी क्षेत्र से आता है। तो उस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्ष ऐसे लगाने चाहिए, किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए कि जिनसे क्या हो, यानी कि उनकी जड़ें जो है भूमिगत जो है फैलाव ज्यादा करे, और साथ ही में वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सके। तो इस प्रकार के पौधे भी अपन वहां से लगा सकते हैं और उसके कारण भी रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें आप जोड़ना चाहें तो इसके लिए घास हो सकती है, और घास में भी आप लोग बहुत सारी घासों के जो नाम है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। और ऐसा पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया है और बहुत बेहतरीन आपकी राय है इस टॉपिक के प्रति, है ना।
इसके बाद में देखिएगा आपातकालीन कार्य योजना किस प्रकार से, यानी कि देखिएगा बांधों को विफल होना या बाढ़ जैसी संभावित घटनाओं को निपटने के लिए जो है आपातकालीन कार्य योजना जो है उनकी आवश्यकताएं होती है। ये योजनाएं जो है आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई को रेखांकित करती है, जिनमें से निकास प्रक्रिया, आपातकालीन प्रतिक्रिया या प्रतिक्रमण को क्या कर सकते हैं, शामिल की जाती है। तो ये प्रणालियों को शामिल करने के लिए क्या किया जाता है, देखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि सरकार की तरफ से एक विशेष प्रकार की एक संस्थान होती है जिसके अंदर आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी हम लोग कहते हैं, इमरजेंसी वर्क प्लानिंग जो होती है, इमरजेंसी वर्क प्लानिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनियन बनाई जाती है, एक संघ बनाया जाता है, एक संस्थान होती है। उस संस्थान के थ्रू जो है आपके आसपास के क्षेत्रों में, जिस प्रकार से आप लोग सुनते होंगे बार बार कि बिहार के अंदर बाढ़ आ रहा है, उस क्षेत्र में आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये संपूर्ण भारत में तो ये समस्या है नहीं, बिहार में क्यों है, तो उसका एक कारण है, क्योंकि जो बिहार की जो सरकार है वहां पर जो आपातकालीन कार्य योजना जो है यानी कि इमरजेंसी वर्क प्लानिंग करने वाले जो संस्था के जो मेंबर है वो मेंबर उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। और अक्सर वहां पर एक चीज देखी गई है, क्योंकि वहां पर लोग क्या करते हैं कि मछली पालन करते हैं। अब मछली पालन बिहार जैसे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मछली पालन करेंगे तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपके जो जिस प्रकार से आप समतल खेत देखते हैं वैसे खेत आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको चित्र बता पाऊं, लेकिन अभी मैं आपको चित्र नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं किया। तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे आपकी क्यारियां होती है उसी प्रकार से क्यारियां बनाई जाती है और उस कार्यों के माध्यम से ही क्या किया जाता है, वहां पर मछलियां पालन की जाती है। तो वो जिस प्रकार से बारिश होती है वहां पर बारिश होगा तो वहां का जो जल है उसको निकास के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उन कार्यों के अंदर जल भर जाएगा। अब उनके अंदर जल भरेगा, जब उनके निकास के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही है तो फिर बाढ़ की यानी कि बाढ़ की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो इस कारण से बिहार जो है हमेशा आपको पता है कि जब बरसात होती है तो उस समय चर्चा में रहता है। उसका कारण यही है क्योंकि वहां पर लोग जो है जल को निकास के लिए, और वहां की जो सरकार है वो उस चीज को बहुत लागू करना चाहती है और प्लानिंग बहुत अच्छे करते हैं। आप लोगों को पता है कि यहाँ से जितने भी इमरजेंसी वर्क प्लानिंग के लिए जितने भी ऑफिसर चुने जाते हैं, जितने भी अधिकारी चुने जाते हैं, वो ज्यादातर बिहार, यूपी और एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा इन क्षेत्रों को पता होगा। ठीक है, तो ये टीमों की ज्यादा जरूरत आप लोगों को उसी क्षेत्रों में पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद में देखिएगा पर्यावरण प्रभावित मूल्यांकन जो है आसपास के पर्यावरण बांधों को प्रभावित करता है और मूल्यांकन करने के लिए बांधों का पर्यावरण प्रबुलन जो है यानी कि आकलन किया जाना चाहिए बार बार। ठीक है, इसके लिए जो वन्य जीव है और जलीय प्रजातियां हैं और डाइन स्ट्रीम समुदाय का जो प्रभाव है उसका भी आकलन करना शामिल है, यानी कि वन्य जीवों को भी देखना चाहिए और जलीय जो प्रजातियां हैं वहां पर जो निवास करती है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए और उनका बारंबार सर्वे किया जाना चाहिए। इसके बाद में एक सार्वजनिक परमिशन क्या होनी चाहिए। अब देखिएगा सार्वजनिक रूप पर, अब ये तो हो गई एक निजी रूप पर, अब सार्वजनिक रूप पर हमें क्या कर्तव्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। बांधों का निर्माण पर निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है सार्वजनिक परामर्श की भागीदारी में शामिल की जानी चाहिए और आवश्यक है, जिसमें प्रस्तावित बांध को लेकर जो है सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो इस प्रकार से आप लोगों को मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करनी है। अब मैं आप लोगों को पिछले जो वर्ष जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में एक बार रूबरू करा देता हूं और आप लोग एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो यूपीएससी सिविल सेवा के अंदर जो है विगत वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न यह है कि मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जंगल जो है उसमें जंगलों के अंदर जो घिरी हुई जो प्रजातियां हैं या जातीय समुदाय द्वारा बसाई गई है उन घाटियों में और उन पहाड़ियों के अंदर, इनके अंदर यानी कि उन घाटियों में उन पहाड़ियों के अंदर एक बांध का निर्माण हेतु विचार करिए और अप्रत्यक्ष आकस्मिक निपटाने हेतु जो है तर्कसंगत नीति का सहारा लिया जाना चाहिए। अब देखिए सवाल ही इतना बड़ा है कि आप इसका आंसर समझ ही नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। 2018 में यह सवाल पूछा गया कि देखिए मान लीजिए, अब इसमें क्या दिया है, मान लीजिए यानी कि इसने क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के अंदर आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बनते ही ऐसा है जो कि आपके ऊपर डिपेंड होता है। आपकी विचारधारा निकालना चाहते हैं, आपके विचार जो है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सर्वे किया है, आपने क्या अनुभव किया लाइफ में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने होते हैं क्योंकि सवाल ही ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर सवाल इस प्रकार से पूछा गया है, आप अन्य एग्जाम देते हैं जिस प्रकार से मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन करके आते हैं, 11, 10, 12 के एग्जाम देकर आते हैं, उनमें एक अलग तरीके का सवाल होता है जिसमें अपन सीधे से आंसर लिख देते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो अपने आप को नहीं बल्कि एक स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट को उस नजरिया से सोचने के लिए मजबूर करता है कि आपकी राय क्या है इसके अंदर। तो हमेशा मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप स्वयं उस चीज को मानकर एक स्वयं अधिकारी बनकर और स्वयं एक अधिकारी के थ्रू जो है
आप इसकी राय दे रहे हो, ठीक है, ना कि ये चीज समझ के कि हम मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट के थ्रू जो है मैं ये विचारधारा बता रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपकी जो किताबों के द्वारा जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो भी आपको इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करनी होती है। मेंस एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि आपका अनुभव काम करता है। और यूपीएससी सिविल सेवा में आप लोगों को पता है कि कई लोगों को 7-7 8-8 साल लग जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि व्यक्ति को जब अनुभव नहीं होगा, जब वो फील ही नहीं कर पाएगा अंदर से कि मैं क्या कर सकता हूं, उसमें जब क्वालिटी नहीं है तो वो लिख क्या पाएगा। तो मेंस एग्जाम के अंदर आप लोगों को पता है कि क्वालिटी दिखाना बहुत जरूरी है, और क्वालिटी आपके विचार से, आपकी समझ से और आपके अनुभव से आएगी। और अनुभव जब आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि लंबे समय तक आपको किताबों से जुड़ा रहना पड़ेगा। हर चीज को आपको नेगेटिव पॉजिटिव हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ कर सकते हो। अन्यथा आप एक भी क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से नहीं लिख पाओगे। अब देख लीजिए, आप लोग अपने आप का आकलन कर लीजिए। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बाद भी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से लिख पाते हैं और दे पाते हैं तो आप सोचिए कि देखिए, मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जंगलों से घिरा हुआ है, एक क्षेत्र है जो जंगलों से घिरा हुआ है, उसके अंदर एक जातीय समुदाय रहता है, यानी कि जातीय समुदाय को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया है इसने। यानी कि जनजातियां जो होती है जो जंगलों में निवास करती है, जैसे मान लीजिए एक भील जनजाति का एक समूह है, ठीक है, या कबीलीय एक जनजाति है, तो उन जनजातियों का एक समूह है और उस जनजाति के द्वारा वहां पर एक बसाया गया है, यानी कि उन आसपास के जंगलों के अंदर बसाया गया है। और वो पहाड़ी और घाटी वाला इलाका है जिसमें एक बांध का निर्माण करने हेतु आपके विचार, यानी कि आपके विचार क्या है कि उन क्षेत्रों में क्या एक घाटी है, घाटी का मतलब आप जान गए, यानी कि पहाड़ों के बीच वाला जो हिस्सा है वहां पर एक जनजाति निवास करती है। अब सवाल को समझने की कोशिश करना कि देखो, एक पहाड़ी यानी कि घाटी वाला हिस्सा है, घाटी यानी कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक घाटी यानी कि निचला स्तर है, निचला स्तर है, वहां पर एक जनजाति निवास करती है। क्या करती है? एक जनजाति समूह है वो निवास करता है, वहां पर एक बांध का निर्माण किया जाना है। क्या ये सही है? आपके विचार बताइए। अब आप लोग सोचेंगे कि नहीं, ये गलत हो सकता है। अब गलत क्यों हो सकता है? सीधे सीधे दिख रहा है कि वहां पर एक जनजाति निवास करती है। इसने एग्जाम्पल में ऑलरेडी रख दिया कि एक जनजाति भी निवास करती है। उस चीज को भी आप समझो कि वहां पर लोग निवास करते हैं। और एक सिविल सेवक का कर्तव्य होता है कि एक भी व्यक्ति का क्या नहीं होना चाहिए, हास या नुकसान नहीं होना चाहिए उसके द्वारा बनाई गई नीति के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है। अब सबसे पहले आप लोगों को प्रस्ताव ये चीज भेजेगी कमेटी के पास में, जब ये बात जाएगी कि वहां पर एक बांध का निर्माण किया जाना चाहिए, तो उसके बाद में ये रिपोर्ट आपके पास में आएगी। रिपोर्ट जब आपके पास में आएगी कि क्या वाकई में आपके डिस्ट्रिक्ट में, इस गांव के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, इस लोकेशन पर ये बांध का निर्माण किया जाना उचित है या नहीं है, जब आपकी राय जाएगी कि हाँ बिल्कुल उचित है, तभी, यानी कि आप एक सिविल सेवक है और सिविल सेवक होने के नाते लगभग आप कितने, यानी कि लगभग 20 से 25 लाख 30 लाख लोगों का भविष्य का निर्माण करने वाले हो, ये मान के चलो। तो आप लोगों की राय जरूरी है और आप लोगों को सबसे पहले, आप ही को कोई भी काम किया जाएगा उससे पहले आपको पूछा जाएगा। तो एक बांध का निर्माण करना है। अब आप लोग विचार कीजिए कि आप अगर इस स्थिति में होते, इस हालात में होते, अब 2018 का मेंस एग्जाम लिख रहे हो आप वर्तमान समय में, ये मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया और इस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से देते हैं, आप एक बार कल्पना कीजिए और आप एक बार आंसर राइटिंग कर लीजिए इसकी, ठीक है। उसके बाद में आप लोग सबमिट करवा देना, एप्लीकेशन में आप सबमिट कर देना, मैं वहां पर चेक कर लूंगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको परमिशन नहीं है, आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर देना, मैं वहां पर चेक कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे सवाल को समझो, यहां तक तो सही है, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई कि मान लीजिए भारतीय सरकार के द्वारा, यानी कि एक जंगल से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, वहां पर एक जनजाति निवास करती है, वहां पर एक घाटी है यानी कि पहाड़ों के बीच में, वहां पर एक बांध का निर्माण करना है। एग्जैक्ट आप एक क्या है, सिविल सेवक है, यानी कि एक जिला कलेक्टर होने के नाते, ठीक है। इसके बाद में आगे सवाल को पढ़ो। आगे सवाल क्या कह रहा है कि देखिएगा, अप्रत्यक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या होना चाहिए कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष आकस्मिक निपटने हेतु तर्क संगत नीति का सहारा लिया जाना चाहिए, यानी कि आकस्मिक रूप से कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की गतिविधि जो है उसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। कल के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा रहा है कि निपटने हेतु तर्क संगति भी चाहिए और नीति के द्वारा इसका निर्माण किया जाना चाहिए। कल के दिन मान लीजिए एक जनजातीय समूह है, आपको उस जगह से उस जनजातीय समूह को हटाकर आप वहां पर एक बांध का निर्माण कर रहे हो, कल के दिन वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर आप लोगों को, आपके ऊपर ही वो तो गवर्नमेंट की जो नीति है, जो निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है, उसके अंदर आपको कटघरे में आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बताया गया कि आकस्मिक निपटाने है, तो यानी कि वहां की जो परिस्थिति है उसको भी आपको नजर में रखना है कि यहाँ के लोग जो है किस प्रकार से उनका अधिकार है,
ठीक है, तो उनका अधिकार का आप शोषण नहीं कर सकते। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है सवाल पूछे जाते हैं ये मेंस एग्जाम में। ये जो स्रोत मैंने आपको आज की जो चर्चा का विषय अपना था, इसके अंदर जो है मैंने कहां से लिया है, डाउन टू अर्थ से ये टॉपिक मैंने लिया है। और इसके बाद में अगला आपका टॉपिक था जिसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय राजनीति। और भारतीय राजनीति यानी कि पॉलिटिकल साइंस की हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर प्रशासनिक सेवाएं तथा केंद्रीय बेनाम दिल्ली सरकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कि जीएस पार्ट 2 और सहकारी संघ और संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत उन चीजों पर हम बात करेंगे। सामूहिक रूप से मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, इसके लिए देखिएगा प्रीलिम्स के अंदर भारतीय संविधान का यानी कि 69 वाला संविधान संशोधन और अनुच्छेद 239 ए सामूहिक उत्तरदायित्व था इसके लिए। तो इसके ऊपर आप रिसर्च करके आइए, फिर अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।